इन्होंने एमसीएल ज्वाइन किया। इसकी वजह वो देश के किसान और बायोफ्यूल्स का कंसेप्ट में काम करने का विजन और मिशन रखते हैं। तो चलिए अब बुलाते हैं वास्तुशास्त्र आचार्य श्री गौतम बाला साहेब पाटिल सर। इट्स ऑल ओवर टू यू सर। तो आप सभी लोग जिस जगह पर भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो या कार आप चला रहे हो, जिस जगह पर भी हो, उस क्षण के लिए उस एरिया के लिए एक ऑब्जर्व कीजिए। क्या वो एरिया ऑर्गेनाइज है, क्लीन है? जिस टेबल पर भी आप बैठे हो, उस टेबल को भी आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो टेबल नीट एंड क्लीन है। और उसी क्षण ऑब्जर्व कीजिए कि आपके विचार कैसे चल रहे हैं, विचारों में क्या चल रहा है। जिस तरीके से आपका स्पेस होगा, आपका इन्वायरमेंट होगा, उसी तरीके से आप सोच पाओगे, उसी तरीके से आपके थॉट्स होंगे। और अनऑर्गेनाइज जो एरिया होगा हमारा, तो अनऑर्गेनाइज आपके थॉट्स होंगे। और अनऑर्गेनाइज थॉट्स इक्वल्स टू अनऑर्गेनाइज एक्शन। और जब अनऑर्गेनाइज एक्शन को लेके जब भी हम कर्म करेंगे, क्या वो कर्म सफल हो पाएगा? तो एक एरिया को, एक स्पेस को पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल के, नेचर के लॉ के साथ ऑर्गेनाइज करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया, वो है हमारे मंदिर। जहां पर जाने भर से ही हम फोकस होने लगते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। और उसी अनुभव को लेके जब भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म की सफलता पॉसिबिलिटीज वो बढ़ जाती है। और आप हिस्ट्री उठा के देखिए कि कितने हमारे मंदिर सुख समृद्धि से संपन्न थे। और इसी मंदिर के आर्किटेक्चर को हमारे जीवन में कुछ हद तक हम लेके आएंगे। तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम गौतम बाला साहेब पाटिल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस भारतीय वास्तु आर्किटेक्चर के वास्तु जीवन शैली यानी आपका वास्तु लाइफस्टाइल भाग 2 में। कुछ बदलाव हम इस समय हमारे जीवन में करेंगे, और ये बदलाव आपके विचारों में बदलाव आएगा। और ये बदलाव आप सभी लोग जानते हो, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ मर्म हम आज जानेंगे। तो पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है, जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जो भी इन पंच तत्वों में बदलाव होंगे, वही बदलाव हमारे शरीर पे होंगे, हमारे दिमाग पे होंगे। तो इन पंच तत्वों के गुणधर्म क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये पंच तत्व कैसे रिएक्ट करते हैं? जैसे कि वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट कैसा होता है? तो आप जल को, एक पानी को इमेजिन कीजिए। तो एक गति है, तरलता है यानी फ्लूइड है, शीतलता यानी वो पानी ठंडा है, स्वच्छ है, प्रवाह है यानी फ्लो है, लचीलापन है यानी फ्लेक्सिबल, कि जल को यानी पानी को किसी भी शेप में डालो तो वो उसका शेप ले लेता है, तो ये फ्लेक्सिबल है। एयर एलिमेंट कैसा है? ये हल्कापन है, बदलाव है, स्वतंत्रता है, प्रसार है, तो एक्सपेंशन है। फायर एलिमेंट कैसा है? तो आप अग्नि को इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि ये ऊष्म है, तेज है, ऊर्जा है इस अग्नि में, प्रकाश है। और इसी तरीके से अर्थ एलिमेंट कैसा होता है? अर्थ एलिमेंट स्थिर है, ठोस यानी सॉलिड है, पोषण है। पोषण यानी कैसे? जैसे कि मिट्टी से पेड़ पौधे कैसे पोषण लेते हैं, उस तरीके का वो पोषण है। धैर्य है, पेशेंस है, मजबूती है। स्पेस एलिमेंट कैसा है? तो आप ब्रह्मांड को इमेजिन कीजिए कि कितना शून्य है, विस्तार है, अनंत है यानी इन्फिनाइट है, सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है। और इन्हीं पंच तत्वों का ये गुणधर्म है कि ये एक साइकिल ऑफ क्रिएशन है। यानी क्या? कि पंच तत्व कैसे बनते हैं? जैसे कि पानी से पेड़ पौधे बने, और पेड़ पौधे से यानी लकड़ी से अग्नि जली, और जब वो अग्नि जल जाती है, उससे जो राख बनती है, उससे अर्थ एलिमेंट बना। और जो पानी जमीन पे होता है, जो वेपराइजेशन होता है, उससे बारिश के फॉर्म में जो स्पेस से पानी गिरता है, वो बना वाटर एलिमेंट। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। और इन्हीं साइकिल ऑफ क्रिएशन के गुणधर्म हमें दिखते हैं हमारे दिशाओं में, जो है उत्तर यानी नॉर्थ, पूर्व यानी ईस्ट, अग्नेय जहाँ पे लिखा है, दक्षिण जहाँ पे लिखा है वो है साउथ ईस्ट और साउथ, पश्चिम जहाँ पे लिखा है वो है वेस्ट। तो अलग अलग जोन में अलग अलग एलिमेंट्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि देखिए कि उत्तर यानी नॉर्थ जहाँ पे लिखा है वो है वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स क्या है? वो ठंडा है, वाटर ठंडा है, फ्लो है। तो इस तरीके से
हमें वाटर एलिमेंट की चीजें यहाँ पे नॉर्थ में इंप्लीमेंट करनी होती है। ईस्ट यानी पूर्व, वो है एयर एलिमेंट का। आग्नेय और जहाँ पे दक्षिण लिखा हुआ है वो है साउथ ईस्ट और साउथ, वो है फायर एलिमेंट। और फायर एलिमेंट के एट्रीब्यूट के हिसाब से हमें फायर एलिमेंट की चीजें वहां पे इंप्लीमेंट करनी होती है। तो इसी तरीके से इन पंच तत्वों के एट्रीब्यूट्स अलग अलग दिशा में, अलग अलग एट्रीब्यूट के हिसाब से हमें एक्टिविटीज उस जमीन पर इंप्लीमेंट करनी होती है। यानी कि जैसे कि नॉर्थ, यह है वाटर एलिमेंट की जगह, और इस वाटर एलिमेंट की जगह पे हमें वाटर की एलिमेंटेशन यानी वाटर की एक्टिविटीज हमें इंप्लीमेंट करनी होती है। और इसके साथ ही हमें पहचानना होता है कि जमीन किस तत्व की है, क्या वो सतव की है, या वो रजस की है, या फिर वो तमस की है। तो अलग अलग एट्रीब्यूट के हिसाब से अलग अलग जमीन की बिहेवियर होता है। सतव की जमीन रही तो फ्लोइंग स्टेट वाली होती है जमीन, रजस वाली हुई तो एक्शनेबल चीजें होती है उस जमीन पर, तमस वाली जो जमीन है वो है स्लो टॉप। तो इन गुणधर्म के आधार पे उस जमीन किस पद्धति की है, कौन सी प्रकृति की है, ये हमें जानना होता है। तो इसे पहचानने के लिए बहुत सारी वैदिक विद्याओं में तरीके हैं, लेकिन हम एक विद्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और वो विद्या है नाड़ी विद्या। तो हम क्या करते हैं, किसी भी जमीन पे जाके 10-15 मिनट उस जमीन को ऑब्जर्व करके हम हमारी नाड़ी चेक करते हैं, यानी हमारी पल्स चेक करते हैं। जब भी हम वहां पे ऑब्जर्व करते हैं, उस जमीन पर हम जाते हैं, तब उस जमीन का, उस भूमि का हमारे के ऊपर प्रभाव होता है, और वो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पे होता है। और हम राइट हैंड साइड, जिस तरीके से आप इमेज में देख रहे हो, हम राइट हैंड साइड की नाड़ी चेक है, इस हिसाब से जिस उंगली, जो 3 उंगलियां मैंने रिस्ट पे रखी है, जिस उंगली पे ज्यादा पल्सेशन फील होती है वो उस जमीन और उस तत्व की है। यानी कि फर्स्ट वाली उंगली पे ज्यादा पल्सेशन हुई तो वो सतव वाली जमीन है, और सेकंड वाली उंगली पे ज्यादा पल्सेशन हुई तो वो वो रजस वाली जमीन है, और लास्ट वाली उंगली पे पल्सेशन ज्यादा फील हुई तो वो तमस वाली जमीन है। तो अलग अलग उंगली पे अलग अलग फीलिंग होती है, इस वजह से हमें पता चलता है कि जमीन का प्रयोजन क्या है। यानी सतों की भूमि रही तो हम वहां पे मंदिर बना सकते हैं, घर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हीलिंग प्लेसेस, फार्म जैसी चीजें हम बना सकते हैं। रजस वाली जमीन रही तो हम एक्शनेबल चीजें कर सकते हैं। एक्शनेबल चीजें क्या होती है, फैक्ट्री, मॉल, पुलिस स्टेशन, जो एक्शनेबल चीजें हैं। तमस वाली जमीन रही, इसका एट्रीब्यूट देखिए टॉप है, स्लो है, जो डल जैसी जमीन रहती है, तो वहां पे डल वाली चीजें क्या आ गई, स्टॉक रूम बना सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना सकते हैं। तो जमीन की प्रकृति के हिसाब से हमें जमीन पे क्या करना है ये हमें नियोजन करना होता है। अब हम चर्चा करेंगे मंदिर के बारे में। तो मंदिर, हमने पहले भाग में चर्चा किया था कि मंदिर का प्रयोजन क्या होता है, कि जहां पर जाने पर से हम फोकस होना शुरू होते हो और एकाग्र होना लगते हो। तो इस मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है उस बारे में हम चर्चा करेंगे, और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति रखी जाती है, और वैदिक संस्कृति में इस मूर्ति को जीवंत एंटिटी माना जाता है, यानी ये लाइव एंटिटी है। और एक इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो लेटेस्ट जो था, जो राम लल्ला, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी दर्जा दिया है कि ये एक लाइव एंटिटी है, और ये लाइव एंटिटी सुप्रीम में केस भी लड़ी है और इसके ऊपर भी हो सकता है। तो ये क्या रहस्य है कि एक मूर्ति लाइव एंटिटी है माना जाता है, तो हमें ये जानना होगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा शब्दों में दिया है कि प्राणों की प्रतिष्ठा, यानी प्राणों की स्थापना। तो अलग अलग रिचुअल से मूर्ति को पूजा जाता है। पहले तो मूर्ति को एक पूरे पानी में डिप किया जाता है, पूरी तरीके से डिप किया जाता है। और इसका लॉजिक क्या है, जब भी एक बच्चा जीवन लेता है, एक जीवन का फॉर्म लेता है अपने माँ के पेट में, वो फ्लूइड में यानी पानी में जीवन का फॉर्म लेता है। और इसी तरीके से नेचर के साथ अलाइन करना होता है इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही इस मूर्ति को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाते हुए, प्राणों की प्रतिष्ठा अलग अलग रिचुअल से वो मूर्ति नेचर के कैसे करीब आए, अलाइन हो पाए, और हम सब लोग उस मूर्ति को देख के कैसे हम अपने भाव प्रकट कर पाए, हम कनेक्ट कर पाए, ये है प्राण प्रतिष्ठा। इसीलिए तो इसे लाइव एंटिटी माना जाता है।
और मंदिर के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो है गुरुकुल। तो गुरुकुल जहाँ पे बनाए जाते थे वो सतह वाली भूमि पे बनाए जाते थे, जहां पर मन की क्यूरियोसिटी, स्ट्रेंथ के हिसाब से आपकी कौन सी प्रकृति है इस हिसाब से पढ़ाई की जाती थी। और आज के जो जमाने में जो सो कॉल्ड करियर काउंसलिंग है, जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, लगभग आप 20 से 25 साल पढ़ाई करने के बाद ये 20 साल के बाद ये करियर देखो काउंसलिंग देते हैं और बताते हैं कि ये आपको दादी ऐसा बैठ जा आगे। यहाँ। और उस स्टूडेंट को पता चलता है कि ये तो मेरा फंडामेंटल नेचर ही नहीं है, कि मैंने ये 20 साल की पढ़ाई की और मेरा ये फंडामेंटल नेचर ही नहीं है, मैं उस हिसाब से एक्ट ही नहीं कर पाता। लेकिन गुरुकुल में आप जब छोटे होते हो, छोटी उम्र से ही आपको एनालाइज किया जाता है कि आपकी प्रकृति क्या है, और उस हिसाब से आपका डेली रूटीन, पढ़ाई, भोजन, यानी आज के जमाने में जो बोलते हैं डाइट प्लान, और इस हिसाब से एक्शन आपके सिद्ध किए जाते हैं। तो गुरुकुल की जमीन बनाई जाती है सतों की भूमि पर। और उसके बाद हमारा घर, जहां पर हम रहते हैं, रेस्ट करते हैं, लगभग हमारे जीवन का 25 से 30% हम हमारा जीवन इस इन्वायरमेंट में बिताते हैं। तो जिस तरीके का आपका स्पेस होगा, इन्वायरमेंट होगा, उस तरीके से आप इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन इसमें एक गैप है, और वो इसी वजह से ही वास्तु कला में बहुत सारी भ्रांतियां आ गई, बहुत सारे प्रैक्टिसेस गलत होने लगे, और इस वजह से ये अमूल्य विद्या हमारे से वंचित रह गई। और वो गैप है, दो प्रकार की वास्तुकलाएं बनाएगी, एक राजा के लिए और एक प्रजा के लिए, जिससे राजा राजा ही बना और प्रजा प्रजा ही रहेगी। कुछ सामान्य लोगों में ये गलत प्रैक्टिसेस करवाएगी इस वास्तुशास्त्र में, इसका परिणाम हम झेल रहे हैं। और वो उदाहरण है, एक उदाहरण को मैं चर्चा करूंगा। वो उदाहरण है, तो पुराने समय में घर के सेंट्रल पार्ट को ओपन रखा गया, जिसे ब्रह्म स्थान कहते थे। और जो भी एरिया, जो बिल्डअप एरिया है, जो केंद्र का भाग ओपन रखा गया, वो पीढ़ी हर समय गुलामी में रही। क्योंकि एक एरिया को, एक इन्वायरमेंट को, सेंटर को जहां पे बनाते हैं, वहां से लैंड एनर्जी डेवलप होना शुरू होती है एक कवर्ड स्पेस में। और जिस जगह पे ओपन एरिया रखी गई, वहां पे उम्मीद ही खत्म हो जाती है कि उस जमीन पे वो लैंड एनर्जी डेवलप हो और आप ग्रोथ ओरिएंटेड कर्म आप अपने जीवन में कर पाओ, तो आप गुलामी रहोगे। तो हिस्ट्री उठा के देखिए कि जो भी ओपन एरिया रहा, सेंट्रल का ओपन रखा गया, वो पीढ़ी गुलामी में रही। तो मेरी तो पहल यही है कि हम सब लोग सत्य वास्तुकला को जान पाए। तो अब हम जो हमने किया है, जो हमारे सभी का एक लाइव प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने एशियन वास्तु आर्किटेक्चर की इंप्लीमेंटेशन की, और सटिल तरीके से जितना हो सके वास्तु नियमों का हमने पालन किया, और ये प्रोजेक्ट हमने साकार किया। और वो प्रोजेक्ट है एमसीएल द्वारा मातृभूमि सेवा बायोफ्यूल इंडस्ट्री का एम पैलेट रनिंग प्रोजेक्ट बेलगाम का। इस तरीके से हमारे पास एक नक्शा आता है, उस नक्शे को हम ग्रिड करते हैं, दिशाएं मार्क करते हैं, भूमि किस प्रकृति की है ये हम जानते हैं, और पर्टिकुलर दिशा में कौन सी एक्टिविटीज मैच होती है ये हम देखते हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। तो इसमें डिटेल में जाते हुए, तो इस तरीके से पर्टिकुलर प्रॉपरली ग्रिड होके हमारे पास एक नक्शा आता है। हम एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वास्तु आर्किटेक्चर के कुछ नियम जितने हो सके हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। तो उदाहरण के लिए इस नक्शे को आप ध्यान से गौर से देखिए, जहां पे नॉर्थ लिखा है, जो उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ का एलिमेंट क्या है? वाटर एलिमेंट, यानी जल तत्व की जगह है। तो इस जल तत्व के एट्रीब्यूट्स क्या है? यानी पानी की चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ठंडा है, कूल है, फ्लूइड है। तो हमने इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे बोरवेल और उसके साथ साथ ही वाटर वाटर टैंक यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट की। क्यों? क्योंकि ये वाटर एलिमेंट की जगह है, यहाँ पे वाटर की एक्टिविटीज होनी चाहिए। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ देखिए, जहाँ पे साउथ लिखा है, वो है फायर एलिमेंट की जगह। उस साउथ की दिशा में हमने क्या लिखा है? प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस यहाँ से दी है, और वहां पे एडमिन ऑफिस है, और हमारा फीचर वॉल है। और साउथ का एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट। और फायर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है? एक्शन, अग्रेसिव, शार्प, ब्राइट। जो भी यहां से एंटर होगा,
जो भी एडमिन ऑफिस में वर्क होगा वो सारी चीजें एक्शनेबल होगी, और वो यहाँ से जो पूरा हमारा जो प्रोजेक्ट कंट्रोल होगा वो पूरी तरीके से प्रॉपरली एक्शनेबल तरीके से काम करेगा। ये साउथ डायरेक्शन देता है। और उसी के साथ साथ ही हम अंदर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि जहां पे मशीनरीज वर्क होती है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमने रॉ मटेरियल टू जो फिनिश प्रोडक्ट है, यानी जो हमारा नेपियर ग्रास है उससे जो निकता फिनिश प्रोडक्ट है हमारा जो एम पैलेट, तो उसका जो हमने प्रोसेस रखा है वो रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं फिर से कहूंगा, जो हमने प्रोसेस रखा है ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि इस वजह से ये नेचुरल फ्लो ऑफ वर्क होता है मशीनरीज का विदाउट ब्रेकडाउन। इसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाते हुए मुझे और एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना है कि जो हमने पैलेटिंग मशीन यहाँ पे रखी है, जहां पे आपको दिख रहा है साउथ ईस्ट जहां पे लिखा हुआ है और साउथ साउथ ईस्ट, यहाँ पे हमने पैलेटिंग मशीन रखवाई है। और साउथ ईस्ट का एलिमेंट क्या है? फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व का एट्रीब्यूट क्या है? हीट, ब्राइट, एक्शन। जो भी अग्नि की चीजें हैं, और जब हमने यहाँ से प्रोडक्शन अब तक निकाला है वो अब तक हर समय सोल्ड आउट रहा है। तो यहाँ पे और एक चीज मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें सिर्फ वास्तु आर्किटेक्चर से ही नहीं होती। यहाँ पे लोगों का हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, डिसीजन मेकिंग है, कठिन परिस्थिति में कैसे ऊपर आना है ये सोचने की क्षमता है। लेकिन जो एक्स फैक्टर है, जो अलग बनाता है, जो एक्स फैक्टर आता है इस प्रकृति के नियमों के साथ ही, और हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं। और जो प्रकृति की ताकत के साथ हमें अपस्किल करवाता है हमारे बेलगाम के प्रोजेक्ट को। तो अब हम इस समय क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन वैदिक विद्याओं को इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में, जिस जगह पर भी हो आप, जिस सिचुएशन में भी हो, जिस प्रॉब्लम में भी हो, तो इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम वास्तु लाइफस्टाइल कैसे लेके आएंगे ये हम जानेंगे। और इससे पहले हमारे पास ये होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होनी चाहिए जो इंप्लीमेंट करने से पहले, वो है एक उद्देश्य, यानी एक पर्पस। क्लियर, प्रैक्टिकल, विथ योर पोटेंशियल पर्पस डिफाइन होना चाहिए। और जो भी हम इनमें बदलाव करेंगे इससे आपके विचारों में बदलाव आएगा। आप विचार कैसे कर पाओगे इसमें बदलाव आएगा। तो इस वजह से आप सही कर्म कर पाओगे। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन जो विचारों में बदलाव है, जो एक्स फैक्टर है, ये आपको प्रकृति देगी। और ये जो बदलाव है आप सभी लोग जानते हो, लेकिन इसके पीछे का छिपा हुआ जो मर्म आप आपको पता चलेगा, इसके पीछे का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। और वो है, सबसे पहले हम किसी भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस स्पेस में रहते हैं, घर में हो, ऑफिस में हो, इवन आपके टेबल पे हो, इवन आप कार चला रहे हो, कार का डेस्क हो, वो सारी चीजें स्वच्छ यानी क्लीन होना चाहिए। ये बेसिक चीज है जहां से वास्तु आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। और इसके आगे तो अपना स्पेस क्लीन रखिए, साफ रखिए। इसके आगे इस इमेज को थोड़ा सा गौर से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और उसी क्षण आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके थॉट्स में क्या विचार आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है आपके विचारों में इस इमेज को देख के। तो ऑब्जर्व कीजिए। और अब इस इमेज को आप ऑब्जर्व कीजिए, और अब फ्लो ऑफ थॉट कैसा है इस इमेज को देख के ये देखिए। तो इन दोनों का आप कंपैरिजन करोगे ना, तो एक ऑर्गेनाइज इमेज जहां पे दिख रही है, जहां पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज रखी हुई है, जहां पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज है, वहां पे आपके थॉट्स काम फोकस तरीके से एक्सप्रेस हो रहे थे। और जहां पे अनऑर्गेनाइज चीजें रखी है, वहां आपके आपके थॉट्स कंफ्यूज, क्लटर, क्लाउडी तरीके से रिएक्ट हो रहे थे। तो जैसे आपका स्पेस होगा, इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइज होगा, उस तरीके से आप विचार विमर्श कर पाओगे। तो आपका इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइज रखिए। और इसके साथ रंग, जो अलग अलग रंग हमारे अलग अलग रिएक्शन को होते हैं, यानी अलग अलग रंग हम देख के हमारा रिएक्शन ट्रिगर होता है। जैसे कि लाल रंग हमने देखा तो माटी हमें लगे गोटे इंसान, लाल रंग देखा तो हमें अच्छा डेंजर जैसी अच्छा फीलिंग चप आती है। चप्पल पिंग ये हमारे माइंड में साइकी है। और इसके साथ जो ग्रीन कलर है, जिसको हम ग्रीन कलर को देखने के बाद हमारा मन शांत होने लगता है, क्योंकि वो नेचर के साथ जुड़ा है। तो उदाहरण के लिए जो भी न्यूट्रल कलर है, न्यूट्रल कलर कौन से है?
नोट कीजिए कि क्रीम, ऑफ व्हाइट, ये जो न्यूट्रल कलर है, क्रीम और ऑफ व्हाइट, जो आपको बड़े बड़े पैलेसेस में देखेंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर में देखेंगे, जो आपको सूदिंग करवाते हैं, यानी सूदिंग कलर है। तो ऐसे कलर चूज कीजिए जिससे आप शांत हो जाए, आप सूदिंग कलर हो। और उसके साथ मूर्ति, यानी जो आइडल हम घर में रखते हैं, जो भी मूर्ति का स्पेस हो, तो उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, कितना डिटेल में बनाया गया है वो मूर्ति को, उस मूर्ति को देखने के बाद क्या प्रोजेक्शन दिखता है, क्या उस मूर्ति को देखने के बाद पॉजिटिव इंपैक्ट आता है या नेगेटिव वाइब आती है। ऐसी मूर्ति रखिए जिससे आपको पॉजिटिव इंप्रेशन मिले, पॉजिटिव इंपैक्ट हो। पेंटिंग, जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो, वो नेचर के वो रिप्रेजेंट करती है। जितना कलरफुल जो पेंटिंग है, उससे देख के कितना हैप्पी फील करते हो, हैप्पी फील होता है। और आप राइट हैंड साइड पे देखिए, तो उसका कलर का स्ट्रक्चर आप देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि कितना वो डल है। जो कलर का स्ट्रक्चर आपको हर समय देखने के बाद वो डिप्रेस बनवाता है, सैड फील करवाता है। तो ऐसी पेंटिंग अपने घर में रखिए, ऑफिस में रखिए, जिससे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने जीवन में आ जाए। संगीत, जो हम सब लोग सुनते हैं, कुछ समय निकाल के तो सुनते ही है, वो हिंदी हो, मराठी हो, कन्नड़ा हो, गुजराती हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, आप सभी लोग सुनते हो। तो इसके ऊपर ऑब्जर्व कीजिए। अभी मैं एक गाना सुनाने जा रहा हूँ, मतलब एक म्यूजिक सुनाने जा रहा हूँ, उसको देख के, उसको सुन के आप कैसा फील करते हो, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। अब दूसरा मैं गाना सुनाऊंगा, वो सुन के आप कैसे एक्सप्रेस करते हो इसके ऊपर भी अभी ऑब्जर्व कीजिए, जो सेकंड वाला संगीत है। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभं गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभं गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभं चरणारविन्दम् ये आखिर का संगीत आप सुनिए, अब कैसा फील होता है इसके ऊपर भी आप ऑब्जर्व कीजिए। तो आखिर का संगीत मैं अभी सुनाता हूँ। रामायण भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी जुग जुग से हमने पलक बिछाई तुम्हारी राह बुहारी तब भाग जगे आज हमारे आई रात सवारी। जोश महसूस हुआ ना, कितना मोटिवेशन देता है। तो फर्स्ट वाला हमने जो संगीत सुना, उसे हम सैड, थोड़ा सा सैड फील करते हैं। सेकेंड वाला संगीत जो सुना, जो हमें काम करवाता है, शांत करवाता है। और आखिर वाला जो हमें इंस्पिरेशन देता है। तो आप अपने जीवन में ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हम किस तरीके से संगीत हम सुन रहे हैं। क्या हर समय वो डिप्रेसिंग वाले संगीत हम सुन रहे हैं, क्या हमें जो शांत बनाता है, इंस्पिरेशन देता है। इसलिए तो मंदिर में भजन मंत्र का उच्चारण होता रहता है, जिससे आप अपलिफ्ट कर पाओ आपके फीलिंग से। तो संगीत ऐसा सुनिए कि आपको काम करे, इंस्पिरेशन दे। और आखिर में
कि आपको ज्यादा डिटेल में जानना होगा तो आप एक आचार्य की मदद ले लीजिए कि वो भूमि का पहचान करेगा, वहां का द्वार कौन सा है, एक्टिविटीज कौन सी है, ऑफिस कौन सा है, प्रोफेशनल चीजें कौन सी है। ये आप एक आचार्य की मदद ले लीजिए। और भी डिटेल को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो अपने जीवन में, तो ये सारी चीजें आप सभी को ही पता थी, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ जो मर्म आज आपको पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये छोटी छोटी, जो जीवन को कर सकती, जीवन को कर सकती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि थाईलैंड में भारतीय संस्कृति के प्रभाव हमें दिखते हैं कि थाईलैंड में अयोध्या है। तो कल्पना कीजिए कि थाईलैंड में भी अयोध्या है, जहां पे लोग अयोध्या नाम से बुलाते थे। पूरी दुनिया में ही संस्कृति के प्रभाव, उससे इंस्पिरेशन से बना हुआ हमारा स्ट्रक्चर हम सभी लोग देखते हैं। तो ये भारतीय विद्याओं का अमूल्य ज्ञान हमें फिर से हमारे जीवन में लेके आना है। और इससे आने वाले जो स्वर्ण भविष्य है हमारा भारतवर्ष का, और उसके साथ जो भारत की नई जो पार्लियामेंट बनी है, जो भारतीय एशियन वास्तु आर्किटेक्चर से इंस्पायर है, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ का सिंबल, वहाँ की चीजें, वहाँ का कलर चीजें, वो भारतीय संस्कृति से ही इंस्पायर है। और जो भी इस नई पार्लियामेंट में जो भारत देश के जो नए निर्णय होंगे, जो मुख्य निर्णय होंगे, जो भारत की सुविधा को फिर से और समृद्ध बनाएंगे भारतवर्ष को। यहाँ मैं फिर से कहूंगा कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ वास्तु आर्किटेक्चर से नहीं, यहाँ पे आपका हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, आपका स्किल है, डिसीजन मेकिंग है, पोटेंशियल है, आपका पेशेंस है, आपकी प्रकृति है, और प्रकृति से निकला हुआ आपका कर्म है। और इस प्रकृति की ताकत के साथ हमें जो एक्स फैक्टर मिलता है, और इस एक्स फैक्टर के साथ हमें आने वाले समय में बहुत सारे बड़े कर्म करने हैं। और भारत देश को उसकी वो धरोहर, वो विश्व गुरु की धरोहर हमें इन वैदिक विद्याओं के साथ देना है। और हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में इस मॉडर्न वैदिक लाइफस्टाइल को हमें इंप्लीमेंट करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है और आप सभी की जिम्मेदारी है। और ये सेशन खत्म करने से पहले मुझे और एक सेशन की पहल करनी है, और वो पहल है भारतीय प्राचीन अर्थव्यवस्था। इस विषय पे प्राचीन अवस्था जिससे संस्कृति बनी, प्रकृति के साथ संस्कृति बनी, संस्कृति के साथ इन्होंने भारत देश की अर्थव्यवस्था बनाई। हमें सभी को पता है कि 27% हमारी जीडीपी थी। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कई देशों से भारत में सीखने के लिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सीखने आते थे। और एक बार तो एक आक्रमणकारी ने एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जला दी थी, और वो लाइब्रेरी जलने के लिए लगभग 3 महीने लगे, सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी की। तो इतना ज्ञान का सागर हमारे पास था। तो वो हम जानेंगे आगे आने वाले सेशन में। वो है भारतीय प्राचीन अर्थव्यवस्था। हमें पता है कि हमारी 27% जीडीपी थी, हमें सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन कैसे, क्या वो फ्रेमवर्क है जिस भारत विश्व गुरु बना था, ये हम जानेंगे आगे आने वाले सेशन में। तो मैं गौतम बाला साहेब पाटिल आप सभी का धन्यवाद देता हूं इस सेशन को देखने के लिए। और मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि हम सब लोग ज्ञान से हटकर अज्ञान की तरफ जाए, और जो सत्य है उस विद्या को हम पहचान पाए, हम उस विद्या को पहचान पाए। धन्यवाद। Thank you, Dr. Lavesh sir. Thank you, Gautam sir. Thank you, all of you. Thanks to all senior national sustainability consultant, senior BDS, MSS owner, MVP owners. आप सभी लोग यहाँ पर आए और इस सेशन को सक्सेसफुल बनाया, उसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। आप सभी को अंत में एक ही निवेदन देना चाहूंगा कि फ्राइडे वेबिनार के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करें। आपके प्रमोटर, डायरेक्टर्स, एमवीपी ओनर्स, चैनल पार्टनर्स, सभी को यह वेबिनार अटेंड करना है। प्लानिंग करिए, टीम बनाइए और सैटरडे सेशन चालू रखिए। अंत में सभी को यही रिक्वेस्ट है कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। इसी के साथ आज का यह फाइनल सेशन यही संपन्न हुआ। हैव अ नाइस डे।